नमस्कार साथियों। ये क्लास 11th के हिस्ट्री पार्ट की फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने मेसोपोटामिया के बारे में एक सामान्य सा परिचय पढ़ा था और साथ साथ हमने उन भाषाओं के बारे में जानकारी हासिल की थी जो मेसोपोटामियाई सभ्यता में प्रयोग में लाई जाती थी। इसके अलावा हमने मेसोपोटामियाई सभ्यता की भौगोलिक व्यवस्था के बारे में जाना था और उसी व्यवस्था के तहत हमने एक चीज़ जानी कि दक्षिणी हिस्सा वो इलाका था जहाँ सबसे पहले शहरीकरण और लेखन कला का विकास होता है। तो साथियों, उसी को हम थोड़ा सा मैप के से देख लेते हैं, फिर हम अपने इस टॉपिक को शुरू करेंगे जिस टॉपिक का नाम है शहरीकरण का महत्व। तो ये वो इलाका है साथियों। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो पूर्वोत्तर यानी जो उत्तर पूर्वी हिस्सा था मेसोपोटामियाई सभ्यता का, वहाँ पे क्या थे, तो वहाँ खेती की जाती थी क्योंकि खेती के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती थी, जिसके चलते 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व में वहाँ खेती करना शुरू कर दिया गया। उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी भाग में पशुपालन होता था बड़े पैमाने पे, और पशुपालन ही कृषि की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन था। पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में दजला नदी जो थी वो और उसकी सहायक नदियाँ ईरान तक जाने के लिए एक सस्ता और सुलभ जलमार्ग प्रदान करती थी। दक्षिणी हिस्सा, ठीक है, ये है वो दक्षिणी हिस्सा जिसकी हम बात कर रहे थे। ये वाला जो हिस्सा है इसे दक्षिणी हिस्सा कहा गया, और इस हिस्से की अगर हम बात करें तो यही वो इलाका है जहाँ सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले हमें शहरीकरण के और लेखन कला के विकसित होने के साक्ष्य मिलते हैं। ये वो नदियाँ हैं, दजला बहते हुए ये इधर ऐसे करते हुए ईरान में निकल गई, और ये फरात, ठीक है। ये बेबीलोन शहर, ये उत्तरी के बारे में हमने पढ़ा था कि जब उत्तरी भाग में असीरियाई लोग आ गए थे तो वहाँ असीरियन भाषा का इस्तेमाल असीरियाई लोग आ गए थे, जिसके चलते इस इलाके को असीरिया कहा गया। तो ये मेसोपोटामिया का उत्तरी इलाका है जिसे असीरिया के नाम से जाना गया था। तो साथियों, ये छोटा सा हिस्सा उस पार्ट का रह गया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं शहरीकरण का महत्व, क्योंकि इस अध्याय में हमें मूलतः लेखन कला और शहरीकरण के दृष्टिकोण से ही सभ्यता को समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए साथियों, करते हैं शुरुआत। मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हो गया था। तो साथियों, इस लाइन से एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि जिस तरीके से हड़प्पाई सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से मेसोपोटामियाई सभ्यता भी कांस्य युगीन थी। अब कांस्य युगीन मतलब इस दौर में कांसे का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया गया, बर्तन बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, ठीक है। तो उसमें कांसे का इस्तेमाल किया जाता था। और कांसा कैसे बनता था, तो कांसे को बनाने के लिए दो धातुओं की ज़रूरत पड़ती थी, एक तांबे की और दूसरा रांगे की यानी टीन। तो तांबा और टीन दोनों मिला के या रांगा मिला के कांसे को तैयार किया जाता था। तो मेसोपोटामिया के अगर हम प्राचीन नगरों की बात करें तो इन प्राचीन नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ, तो इन प्राचीन नगरों का निर्माण शुरू हुआ लगभग 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास, और यही दौर जो था वो कांस्य युगीन दौर हुआ करता था, ठीक है। कांसे का निर्माण तांबे और रांगे के मिश्रण से किया जाता था। इस चीज़ को मैंने अभी आपके सामने रखा कि कांसा जो है वो बनाने के लिए दो अलग अलग धातुओं की ज़रूरत पड़ती थी, एक तांबे की और एक रांगे की। तांबा और रांगा दोनों को मिला के ही कांसा तैयार किया जाता था, और इस कांसे से औजार भी बनाए जाते थे और हथियार भी बनाए जाते थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम शहरीकरण के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के तौर पे हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन मैंने एक एग्ज़ाम में देखा था और ये पूछा गया था कि मेसोपोटामियाई सभ्यता में नगरों का निर्माण किस समय होता है। तो साथियों, उसमें कांस्य युग तो लिखा नहीं था, उसमें लिखा था लगभग 3000 ईस्वी पूर्व, एक ऑप्शन के तौर पे 4000 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो इसलिए मुझे इस फैक्ट को यहाँ डालना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियाँ विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप कस्बे बनने लग जाते हैं। तो शहरों का उद्भव होता कैसे है, उस चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जब किसी इलाके के अंदर या जब किसी इलाके की अर्थव्यवस्था में सिर्फ खेती ही ना हो रही हो, यानी खाद्य पदार्थों के उत्पादन तक ही किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सीमित न हो, और
इस खाद्य पदार्थ के अलावा और भी अन्य तरीके की गतिविधियां हो रही हो। अब अन्य तरीके की आर्थिक गतिविधियां कैसे, जैसे पशुपालन भी हो रहा हो, जैसे आपका उद्योग धंधे भी हों, जैसे व्यापार और वाणिज्य की प्रणाली भी हो, जैसे जो वस्तुएं हैं उसका दूसरे देशों के साथ आयात और निर्यात भी हो। तो ऐसे दौर में जब ऐसी विशेषताएं किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग उस स्थान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोजगार के या अपने जीवन को जीने के लिए जिन मूलभूत वस्तुओं की आवश्यकता है उनकी पूर्ति होने के चांस ज़्यादा दिखते हैं। इसलिए लोग उसी इलाके की तरफ भागते हैं जहाँ पे खाद्य उत्पादन के अलावा और भी तमाम तरीके की आर्थिक गतिविधियाँ हो रही होती हैं। तो इसके चलते क्या होता है, उस इलाके में रहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। तो इसी बात को यहाँ कहा कि जन घनत्व बढ़ जाता है या जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है उस स्थान पे, और बाद में जब ये सभी लोग मिलके इस तरीके की अलग अलग तरीके की जो आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं उसके फलस्वरूप वो बस्तियाँ, वो क्षेत्र धीरे धीरे कस्बे का रूप लेने लग जाते हैं। ठीक है, और यही कस्बे बाद में छोटे और बड़े नगरों के रूप में स्थापित होना शुरू हो जाते हैं। सो ये है कि किस तरीके से शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो पहली चीज़ क्या कि शहरीकरण के लिए ज़रूरी है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की, जिसमें खाद्य पदार्थों के उत्पादन के अलावा और भी अन्य प्रकार की आर्थिक गतिविधियां की जा रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया कि सिर्फ खाद्य उत्पादन ही नहीं, खाद्य उत्पादन के अलावा और भी जैसे व्यापार हो रहा हो, वाणिज्य हो रहा हो, ठीक है, बैंक्स हो, बैंकिंग सिस्टम हो वहाँ पे, और जो शिल्पकार होते हैं वो भी अपने काम करते रहें, छोटे मोटे कारखाने हों, बड़े उद्योग हों, इस तरीके से, ठीक है, जिसमें कुछ लोग जो हैं वो कच्चे माल को लाने वाले हों, कुछ लोग कच्चे माल से जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं यानी जो वस्तुएं हैं उनको बनाने वाले हों, और कुछ लोग उस निर्मित माल को या तैयार माल को दूसरे इलाकों में डिलीवर करने वाले हों। यानी जहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों सेक्टर की विशेषताएं देखने को मिलती हैं वो शहरी अर्थव्यवस्था होती है। तो शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार भी होता है, ठीक है, और उत्पादन भी होता है अलग अलग वस्तुओं का, और तरह तरह की सेवाओं का भी उत्पादन होता है। तो इसलिए शहरों में कि ये एक अन्य विशेषता है। नगर के लोग गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं पर आश्रित होते हैं, इस प्रकार इनमें आपसी लेन देन भी चलता रहता है। ये भी शहरीकरण का महत्व है। तो शहरीकरण का पहला महत्व तो क्या हो गया कि शहरीकरण के चलते एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म होता है, जो खाद्य उत्पादन के साथ साथ अन्य आर्थिक गतिविधियों पर भी निर्भर होती है। दूसरी विशेषता क्या है हमारे सामने? दूसरी विशेषता ये आई कि भाई जो शहर के लोग होते हैं, ठीक है, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर भी या ग्रामीण इलाकों में जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, मुख्यतः क्या किया जाता है, वहाँ खेती होती है, पशुपालन होता है, तो खेती और पशुपालन के ऊपर भी निर्भर है, क्योंकि शहर का आदमी खुद खेती नहीं करता है, वो अनाज खरीदता है, और गांव का जो व्यक्ति है वो अनाज को उत्पादित करने का काम करता है, और जो पशुपालन करता है तो उन पशुओं से जो घी मिलता है, दूध मिलता है, जो मक्खन मिलता है, जो ऊन मिलती है, उस सारी की सारी वस्तुओं को वो विक्रय करता है, उनको बेचता है। तो खरीदार कौन हुए? शहर के लोग, ठीक है, खाद्य उत्पादन से संबंधित वस्तुओं के खरीदार शहरी लोग हुए, और बेचने वाला कौन हुआ? ग्रामीण व्यक्ति। वहीं पे शहरों में जो उद्योगों में, कारखानों में जो वस्तुएं बन रही हैं, उन वस्तुओं को गांव का व्यक्ति तो बनाएगा नहीं, तो वो वहाँ से खरीदेगा। तो एक तरीके से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की आपस में अंतर निर्भरता होती है। इस अंतर निर्भरता के चलते ये दोनों जो हिस्से हैं, दोनों जो क्षेत्र हैं, ये अपनी आर्थिक उन्नति और प्रगति कर पाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ डिस्कस की गई है कि नगर के लोग गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार ग्रामीण लोगों और नगर के लोगों के बीच में एक आपसी लेन देन होता रहता है। तो ये भी एक दूसरा महत्व है, ठीक है, शहरीकरण का। तीसरी चीज़, श्रम विभाजन शहरी जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। श्रम विभाजन की बात हो रही है साथियों, डिवीज़न ऑफ लेबर की, कि ये भी शहरी जीवन की एक अहम विशेषता है। अब ये शहरी जीवन की अहम विशेषता कैसे है? तो साथियों इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब वो पत्थर की मूर्ति बनाता है,
तो उसे मूर्ति बनाना आता है सिर्फ, लेकिन उसके पास पत्थर नहीं है। तो दूसरा एक व्यक्ति है जिसका काम है दूर दराज के इलाकों से पत्थर को लेके आना, ठीक है। तो वो दूसरे इलाकों से पत्थर लेके आता है, फिर वो जो है मूर्ति बनाने वाले को दे देता है। अब मूर्ति वाले ने मूर्ति बना के छोड़ दी, लेकिन उसको रंगाई और घिसाई का काम अच्छे से नहीं आता है। तो रंगाई और घिसाई करने वाला कोई तीसरा व्यक्ति है। रंगाई घिसाई करने के बाद में वो मूर्ति हो गई तैयार, अब उसे बेचना है, ठीक है। तो उसको मार्केट में बेचने वाला कोई चौथा व्यक्ति है और उसको खरीदने वाला कोई पांचवा व्यक्ति है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि श्रम विभाजित होता है शहरों में, ठीक है। एक ही काम को सारे के सारे लोग नहीं करते हैं, तो किसी एक काम को करने के लिए अलग अलग अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और हर अवस्था पर कुछ लोग काम करते हैं, ठीक। तो यही चीज़ बताएगी कि श्रम विभाजन शहरी जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी को। शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है, जो व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार का कच्चा माल और सेवाएं प्रदान करता है। तो साथियों, सामाजिक संगठन भी शहरी जीवन की या शहरीकरण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें सामाजिक संगठन होते हैं। जैसे व्यापारियों के अपने संगठन होते हैं, ठीक है। अब जो अनाज की मंडियाँ होती हैं वहाँ पे अपने संगठन होते हैं। जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो लोहे के काम करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, उनका अपना एक संगठन होगा। सोने के काम करने वालों का अपना एक ग्रुप होगा। तो इस तरीके से सामाजिक संगठन होते हैं, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। और वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, तो उनका काम होता है कि हर फील्ड के लिए, जिस फील्ड से वो जुड़ी हुई हैं, उनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना, यानी कच्चा माल प्रदान करना, साथ साथ उनको दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, अन्य जो सेवाएं होती हैं, ठीक। तो इस तरीके से शहरीकरण की ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि जहाँ बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े शहर होंगे, वहाँ पे एक सामाजिक संगठन भी होगा। अब इसको हम थोड़ी देर बाद मेसोपोटामिया के केस में डिस्कस भी करेंगे कि मेसोपोटामिया में क्या होता था कि भाई सामान लाने के लिए लोगों को, सामान मतलब क्या, पत्थर लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए, धातुएं लाने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों की मेसोपोटामियाई सभ्यता में कमी थी। तो इन सारी वस्तुओं को दूसरे देशों से प्राप्त किया जाता था या आयात किया जाता था। तो उसके चलते लोगों को भेजा जाता था, ठीक है। अब लोगों को भेजने का काम कौन कर रहा है, तो शासक करता था, या उन लोगों का मुखिया करता था, या उन लोगों का राजा करता था, ठीक है। तो इस तरीके से वो राजनीतिक व्यवस्था एक तरीके से उस संगठन का काम कर रही है जो लोगों को आदेश दे रही है, और लोग उस आदेश का पालन करते हुए उन वस्तुओं को लेके आ रहे हैं। तो शहरों के अंदर एक सामाजिक संगठन होता है जो व्यापार से जुड़ी हुई या अन्य गतिविधियों से जुड़ी हुई ज़रूरतों को पूरा करने का काम करता है, ठीक है साथियों। तीसरी चीज़, शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। अब साथियों, शहरी जो जीवन होता है, उस शहरी जीवन के जो शहरीकरण होता है उसमें भंडारण की भी व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साथ साथ वितरण की व्यवस्था भी होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको भी मेसोपोटामिया के हिसाब से समझते हैं। मैंने अभी बताया कि भाई मेसोपोटामियाई सभ्यता में खाद्य पदार्थों की कमी नहीं थी, क्योंकि कृषि एक उच्चतम स्तर तक की जाती थी, लेकिन खनिजों की कमी थी। अब वहाँ पत्थर की कमी थी, धातु की कमी थी, अच्छी किस्म की लकड़ी की कमी थी, तो जिसके चलते इन सारी चीज़ों को बाहर से मंगवाया जाता था। अब जब ये कच्चा माल बाहर से आ गया, तो इसको मेसोपोटामिया में स्टोर करने के लिए, रखने के लिए एक संगठन की ज़रूरत पड़ी, या उस भंडारण की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी। और बाद में जैसे जैसे कि इस्तेमाल हुई, इनके प्रयोग से मूर्तियाँ बनाई गई, आभूषण बनाए गए, नावें बनाई गई, तो अब क्या है कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सामान को ला के स्टोर करना और उस सामान का वितरण करना, इसको संचालित करने के लिए भी एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है। तो संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। और लास्ट पॉइंट है साथियों इसमें, शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। बिल्कुल इतने बड़े पैमाने पे जब व्यापार होगा, तो व्यापार में क्या वस्तु कितना कुल उत्पादन कितना हुआ उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उस उत्पादन में खर्चा कितना लगा उसे लिखना पड़ेगा। उस वस्तु को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए था उसको लाने में कितना खर्च हुआ, फिर जो तैयार माल है उसको बेचा तो कितना पैसा आया, तो नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ, हर एक छोटी छोटी बारीकियों को लिखना पड़ता है। और जिसके चलते
शहरों की वजह से, इस शहरीकरण की वजह से ही लेखन कला का भी विकास होता है। तो कुल मिला के ये 5-6 ऐसी विशेषताएं हैं शहरीकरण की। एक, शहरों के अंदर श्रम का विभाजन होता है। दूसरा, शहरों के अंदर सामाजिक संगठन का होना जरूरी है जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित जरूरतों को और सेवाओं को प्रदान करता है। तीसरा, शहरों में भंडारण की व्यवस्था होना जरूरी है, साथ साथ वितरण की व्यवस्था को संचालित करने के लिए भी एक संगठन का होना जरूरी है। 3 बातें। चौथी चीज़ क्या थी कि भाई जो शहर हैं, इन शहरों के अंदर, इन शहरों की एक विशेषता क्या है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर निर्भर होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों के ऊपर निर्भर होते हैं। तो एक तरीके से ये अंतर्निर्भरता चलती है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में। और अहम विशेषता क्या थी कि शहरी क्षेत्र यानी कोई भी इलाका शहर कब बनता है? कोई भी इलाका शहर तब बनेगा जब वहाँ खाद्य उत्पादन के अलावा और भी दूसरी आर्थिक गतिविधियाँ हों, और उन्हीं आर्थिक गतिविधियों के चलते वहाँ पे जनसंख्या का या जनघनत्व बढ़ जाता है और वो बस्ती फिर धीरे धीरे एक छोटे कस्बे का और फिर बाद में बढ़ती हुई फैलती हुई एक नगर का रूप ले लेती है। तो साथियों, ये शहरीकरण के बारे में कुछ बातें आप लोगों के सामने मैंने रखी हैं। आगे बढ़ते हैं। शहर में माल की आवाजाही, यानी जो माल था, कच्चा माल था या जो तैयार माल था, तो उसका आवागमन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या एक देश से दूसरे देश में किस तरीके से होता था उसको देखना है। तो मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधनों की कमी नहीं थी। ये मैंने आपको बताया कि जो दक्षिणी हिस्सा था मेसोपोटामियाई सभ्यता का, जिसमें शहरीकरण के का उद्भव हुआ, साथ साथ लेखन कला का विकास हुआ, उसी तरीके से जो उत्तरी इलाका था वहाँ पे बड़े पैमाने पे खेती की जाती थी। साथ साथ दक्षिणी इलाके में जो नदियाँ बाढ़ लेके आती थी, जो सिल्ट लेके आती थी, उसकी वजह से जो मरुस्थलीय भूमि थी वो उपजाऊ भूमि में तब्दील हो जाती थी और उसके बाद वहाँ खेती की जा सकती थी। तो खाद्य पदार्थों की कमी नहीं थी। कमी किस चीज़ की थी? कमी थी खनिज संसाधनों की। तो मेसोपोटामियाई सभ्यता में खाद्य पदार्थों की या खाद्य उत्पादन की कमी ना होकर खनिज संसाधनों का अभाव था। यानी अच्छी किस्म की लकड़ी नहीं मिलती थी वहाँ। पोपलार की और खजूर की लकड़ी उपलब्ध थी, लेकिन उससे अच्छी किस्म की नावें, वो लकड़ी जो है ज़्यादा मजबूत नहीं होती थी, तो अच्छी किस्म की नाव नहीं बनाई जा सकती थी उससे। ठीक है, औजार बनाने के लिए या गहने बनाने के लिए या हथियार बनाने के लिए या बर्तन या पात्र बनाने के लिए मेसोपोटामियाई सभ्यता में धातुओं की कमी होती थी। तो तरह तरह के धातु भी दूसरे इलाकों से लाने पड़ रहे थे। ठीक है, साथ साथ पत्थर, आभूषण बनाने के लिए, मुहर बनाने के लिए या मुद्राएं बनाने के लिए पत्थरों की जरूरत पड़ती थी, तो पत्थरों की भी कमी थी। तो अब देखते हैं कहाँ से पूर्ति की जा रही है। तो दक्षिणी भाग में पत्थर, अच्छी किस्म की लकड़ी और धातु की बड़े पैमाने पे कमी थी। दक्षिणी भाग किसका? मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे। तो साथियों, मैंने आपको तुर्की और ईरान दोनों दिखाए कि पूर्व में, मेसोपोटामिया के पूर्व में दजला नदी है, वो क्या करती है, वो और उसकी सहायक नदियाँ पहाड़ी क्षेत्र को क्रॉस करके ईरान तक पहुँचने का एक रास्ता उपलब्ध करवाती हैं। तो इस रास्ते की चर्चा इसीलिए की गई थी कि भाई ईरान के साथ मेसोपोटामियाई सभ्यता के व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। कैसे? तांबा, रांगा, सोना, चांदी, लकड़ी और विभिन्न किस्म के पत्थर ये ईरान से, तुर्की से और खाड़ी पार के देशों से मंगवाए जाते थे। ठीक है, इन देशों में खाद्य पदार्थों की कमी थी। कौन से में? तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के देशों की अगर बात करें तो यहाँ पे खाद्य पदार्थों की कमी थी, लेकिन यहाँ खनिज संसाधनों की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में थी। तो जिसके चलते इनको ज़रूरत क्या है? इनको चाहिए खाद्य पदार्थ, मेसोपोटामिया वालों को चाहिए खनिज। अब दोनों की ज़रूरतें एक दूसरे से पूरी हो सकती हैं। तो हुआ क्या? मेसोपोटामियाई सभ्यता से खाद्य पदार्थों का निर्यात किया जाता था और इन दूसरे देशों से, तुर्की से, ईरान से, खाड़ी पार के अन्य देशों से खनिज संसाधनों का आयात किया जाता था। तो एक दूसरे को ज़रूरत की वस्तुएं, ये लोग एक दूसरे के साथ ज़रूरत की वस्तुओं का ये आदान प्रदान करते थे। इस आदान प्रदान में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। साथियों, वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु दे के बदले में ज़रूरत की दूसरी वस्तु को ले लेना। अब जैसे मेसोपोटामिया से क्या मेसोपोटामिया वालों को क्या चाहिए? खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन के बदले ये लोग अपने यहाँ जो खाद्य उत्पादन होता था, जो कपड़ा था, उसको दे देते थे और बदले में खनिज ले आते थे। तो यानी वस्तु के बदले
दूसरी वस्तु या ज़रूरत की वस्तु को ले लेना जो उस देश में उपलब्ध है, उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। तो ये जो आदान प्रदान हो रहा था ये वस्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित होता था। खनिज संसाधनों के बदले मेसोपोटामियाई वासी कपड़ा और कृषि उत्पादों का निर्यात करते थे। इस चीज़ को मैंने अभी आप लोगों के सामने रखा। आगे बढ़ते हैं। इन विदेशी अभियानों और विनिमय को निर्देशित करने के लिए मेसोपोटामिया के लोगों ने कुशल सामाजिक संगठन स्थापित करने की भी शुरुआत की। तो शहरीकरण के महत्व में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सामाजिक संगठन का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करने का काम करेगा। जैसे कि कच्चा माल मंगवाने का काम करेगा, मतलब कच्चा माल लाने की जो व्यवस्था है उसको निर्देशित और संचालित करेगा सामाजिक संगठन। अब मेसोपोटामियाई वासियों को खनिज चाहिए थे, खनिज ईरान तुर्की से आते थे, तो अब किन को भेजा जाए, ठीक है, कौन लेके आएगा, लाने के बाद उसको सामान को कहाँ रखा जाएगा, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस सब की ज़रूरत उनको महसूस हुई। तो उन्होंने एक सामाजिक संगठन, एक सामाजिक व्यवस्था ऐसी स्थापित की जो इन वस्तुओं के आयात निर्यात को निर्देशित और संचालित किया करती थी। आगे बढ़ते हैं। परिवहन के लिए जल मार्ग का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जल मार्ग सबसे सस्ता और सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला, अगर वहाँ नदियाँ हैं तो सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला और कम खर्चे वाला परिवहन का साधन होता है, ठीक है। तो इसी के चलते परिवहन के तौर पे क्या इस्तेमाल किया जा रहा था? जल मार्ग। दजला नदी, फरात नदी, इनकी सहायक नदियाँ जल मार्ग की प्रचुरता लिए हुए थी, ठीक है। लेकिन दजला ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि दजला से ईरान जाया जा सकता था आसानी से, ठीक है। तो परिवहन के लिए जल मार्ग का प्रयोग किया जाता था। फरात नदी, माफ़ कीजिएगा, फरात की बात कर रहा हूँ, दजला नीचे। फरात नदी उन दिनों में व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। तो ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सी नदी मेसोपोटामियाई सभ्यता के समय में विश्व मार्ग के रूप में अधिक महत्वपूर्ण थी? तो वो थी साथियों फरात नदी। तो इस तरीके से शहरों में माल की आवाजाही हुआ करती थी, ठीक है साथियों। आज के लिए इतना ही, जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करें जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। और नई नई वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच जाएं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।